हेलो एवरीवन, मैं कॉमरेड आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल कॉमरेड कॉन्सेप्ट्स में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, यानी कि हिंदी में संख्या पद्धति। यहाँ पर हम मेनली जो है वो दो तरह के नंबर सिस्टम की बात करते हैं यहाँ, और वो दो होते हैं कौन से, आपके बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा भी कुछ नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पे बात किया जाए तो एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके अलावा एक और होता है आपका क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल भी होता है और ऑक्टल भी होता है, बट हमें मेनली जो है वो दो पढ़ना है, बाइनरी और डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वही है जो हम पूरा मैथ्स पढ़ते हैं, जितना मैथ्स पढ़ते हैं वो एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर में यूज होता है, आप देखे होंगे। बाइनरी से आपको ये मालूम चलता होगा कि 0 और 1 कुछ होता है, बट ये क्या है, ये चीज़ को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका डिजिट। डिजिट बोले तो अंक। ठीक है, अब जैसे ये एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक कितने हो गए, 10। यही 10 जो डिजिट्स हैं, इन्हीं से हमारा पूरा नंबर बनता है। किसी भी नंबर की बात किया जाए, जैसे कि हम बात करें अगर 12 की, 12 एक नंबर है, ये बना किससे है, डिजिट 1 और 2, इन्हीं दो अंकों की ये एक संख्या है, 2 डिजिट का एक नंबर है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गए होंगे कि डिजिट और नंबर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, यानी कि अंक और क्या, संख्या, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह से हमारा ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके और 9 तक डिजिट्स होते हैं, वैसे ही बाइनरी में 0 और 1 सिर्फ दो ही होते हैं, इसमें यूनिट। और सिर्फ ये जो है आपका डिजिट 0 और 1, इसी का यूज़ करके और पूरे बाइनरी नंबर्स बनते हैं। जितने भी बाइनरी नंबर बनाना होगा उसमें सिर्फ आपको 0 और 1 ही नज़र आएगा, जबकि हम अगर नॉर्मली डेसिमल नंबर की बात करें तो उसमें हमारा 0 से लेकर और 9 तक के डिजिट्स नज़र आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं इनका। जैसे कि ये देखिए, ये नंबर हो गया आपका। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है आपका, क्या ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो इसके साथ साथ में क्या क्या अंडरस्टूड होता है वो चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे कि 5 के अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं, ये गिफ्टेड होता है। 5.000 जितनी मर्जी उतना ज़ीरो हम लगा सकते हैं, 5 के बाद डेसिमल लगा के। 5 से पहले जितनी मर्जी उतना हम ज़ीरो लगा दे, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 5 है तो 5 के सामने में प्लस साइन होता ही होता है। अगर 5 है तो इसमें पावर 1 होता ही होता है। ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, इसके साथ में ये रहता ही रहता है। तो हम बात करेंगे अगर 5 की, तो 5/1 हो जाएगा ये, जो कि P/Q के फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो बिल्कुल ये भी एक रेशनल नंबर है। बात करेंगे हम अगर यहाँ पे जैसे कि 1.2 की, ये भी है, क्योंकि 1.2 बोले तो आपका क्या हो जाएगा, 12/10, यानी कि 6/5। सिंप्लीफाई कर देंगे, 6/5 हो जाएगा। ये आपका P/Q के फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक 1.2 रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ये जैसे कि हैं आपके 1/2 हो गया, 0.8 हो गया, 22/7 और 3.14। बिल्कुल ये 22 अपॉन में क्या, 7, तो P/Q है। 3.14, इसको हम 314 अपॉन में 100 लिख सकते हैं। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं कितना, ऐसे 157/50। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P/Q के फॉर्म में है, और ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इरेशनल, यानी कि अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इसका क्या है, द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में
नहीं लिख सकते जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये ज़रूरी है बोलना, उन्हें ही हम इरेशनल बोलते हैं। अब ये है क्या, एक जैसे कि आपका √2, जैसे कि √3, जैसे कि √5, √4 नहीं कर सकते। √4 की बात करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 4, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, रेशनल। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके अलावा जितने भी नंबर्स अगर उसको √, में हम रखेंगे तो इनकी जो वैल्यू आती है वो एक इरेशनल नंबर आती है। अब कोई बोलेगा कि हम √5/1 लिख देते हैं, तो ये इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, हमें इसको पहले इंटीजर के फॉर्म में करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लिख दें कि 1.41, तो इसके बाद भी आते रहते हैं, अभी डेसिमल के बाद डिजिट्स आते रहते हैं, तो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है आपका क्या, पाई। √2, √3, अब पाई, फिर भैया ये पाई इज इक्वल टू कितना लिखते थे, 22/7। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। तो फिर पाई का वैल्यू क्या है, देखिए पाई की वैल्यू जो है वो अलग है, 22/7 की वैल्यू जो है वो अलग है। ये डेसिमल के कुछ डिजिट तक सिमिलर होते हैं, जबकि एग्जैक्टली पाई की वैल्यू इरेशनल है, जिसकी वैल्यू आज तक नहीं निकाली जा सकी है। ठीक है, और पाई की वैल्यू जो है, पाई जो है नॉट इक्वल टू होता है 22/7 और नॉट इक्वल टू होता है 3.14। बट यह है कि हम डेसिमल के 2 डिजिट तक अगर बात करें तो 3.14 को कंसीडर कर लेते हैं, या फिर थोड़ा और भी आगे देखते हैं तो 22/7। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब भी मेंसुरेशन में आएगा तो वहाँ पर हम 22/7 ही लेंगे। अब वहाँ पर मत बोलने लगेगा कि सर आप ही बोले थे कि पाई नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, ये नहीं है, बट हमें जब सॉल्व करना होगा तो सॉल्यूशन के लिए इसके नियर बाई में यही एक फ्रैक्शन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप ये आपका रेशनल और इरेशनल बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है आपका, किसका, नंबर सिस्टम का। तो इन दोनों को समझिए, इन दोनों का फिर से यूज आने वाला है आगे, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक नंबर्स है, लेकिन उनको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें अभी और भी समझनी होगी। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को समझने से पहले अभी हमें ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, मल्टीपल्स, फैक्टर्स और कोप्राइम। कोप्राइम जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं 1 बाई 1। बात करते हैं हम पहले मल्टीपल्स की, यानी कि गुणांक हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब गुणांक क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है कि जैसे हम बात करेंगे, एक नंबर ले लें 12, तो 12 से जितनी संख्याएं विभाजित होती हैं, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर इज नोन एज मल्टीपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। यानी कि 12 से ये 12, 24, 36, 38 ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही, कंप्लीटली ये डिविजिबल है। यानी इसका ये क्या आएगा, टेबल में आएगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। टेबल में जरूरी नहीं है कि 120 तक ही, सिर्फ 12 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, 12 से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे उसके। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि वो सारी संख्याएं, वो सारे नंबर जो एक पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मल्टीपल 12 लिए थे, वैसे ही 12 के फैक्टर्स ले लेते हैं। अब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ से भी सभी नंबर डिवाइड होते हैं, चाहे वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, क्योंकि दिख रहा होगा 12 से भी और 1 से भी। इसके अलावा किस किस से ये होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से और 6 से। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपके 6 नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम फैक्टर समझ गए, तो फैक्टर के बाद एक टर्म आता है फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंडन। अब गुणनखंडन क्या होता है,
हम इसी नंबर को उसके जो फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं कि उनके जो फैक्टर्स हैं, जो भी गुणज हैं, उन गुणजों के आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल के रूप में, मतलब उनका मल्टीप्लाई करके और तब लिखते हैं। गुणनफल जो है वो पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं कि 1 इंटू 12 ये 12 होगा, या लिखे अगर 2 इंटू 6 तो ये भी 12 होगा, या फिर हम लिखे 3 इंटू 4 तो भी 12 होगा। और ये सब के सब क्या हैं, इसके फैक्टर ही हैं। लेकिन इसको हम बोलते हैं क्या, फैक्टराइजेशन। कि 1 इंटू 12 फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 6 फैक्टराइजेशन है, 3 इंटू 4 फैक्टराइजेशन है। इसके अलावा एक आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन समझ गए, जो कि फैक्टर से बना था फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन समझ चुके हैं, प्राइम नंबर हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन समझना आसान है। पहले तो हमें क्या, जैसे 12 की ही बात करें, 12 को लेंगे लेकिन 12 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। बट ध्यान रहे कि वो जितने फैक्टर्स वहाँ पे यूज होंगे वो सब के सब क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। तो जैसे 12 की बात करें तो क्या हो जाएगा वो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये हो गया आपका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि इसका क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंडन। इसको हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंडन। इसको हम दूसरे भी रूप में लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे इसके बाद, और यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। अब देखिए एक वर्ड जब आ गया ये कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी कि हमें 2 या 2 से अधिक की बात करना होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक, 3 लोगों की, 4 लोगों की, या 3 नंबर या 4 नंबर की बात करना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर के लिए हम एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम 12 लिए वैसे ही हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, 16। अब देखिए ज़रा, 12 का प्राइम फैक्टराइज किए तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 का किए तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना। कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो देखिए इसके अलावा एक और है 1। 1 जो है वो हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है। अदर देन 1 क्या आया, 2 और 4। 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है, 16 को भी करता है, 4 12 को करता है, 16 को भी करता है। लेकिन इसके बाद एक ज़रूरत होती है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर हम बात करेंगे तो वो आएगा क्या, 4। अब ये निकलता कैसे है, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सा कॉमन है। ये कॉमन है, ऊपर भी है 2, नीचे भी एक 2 यहाँ पर हम ले लिए, ये ऊपर भी है, यहाँ पर भी है एक 2, ये ले लिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो ऊपर और नीचे 12 और 16 दोनों में ही है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4। यही हो गया आपका क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इतना ही समझिए। कई लोग अभी एलसीएम और एचसीएफ में जा रहे होंगे, ज़रूरत पड़ेगा वहाँ, लेकिन अगर आप अभी सीख गए तो वहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, को प्राइम की। बिल्कुल, अब आप रेडी हो चुके हैं को प्राइम समझने के लिए। तो को प्राइम जो है वो कोई भी 2 नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो। जैसे कि मान लो 3 और 5 में ले लिया, क्या है ये कॉमन फैक्टर है। कितने हैं इसमें, सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। बात करेंगे जैसे और मैं कोई ले लूँ, मान लीजिए ऐसे 4 ले लिया और 9 ले लिया, तो इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर कौन सा है, सिर्फ 1। क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका, ये आता है 2 इंटू 2, यह आता है 3 इंटू 3, क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। तो कॉमन फैक्टर 1 आ गया। यही होता है आपका क्या, को प्राइम। यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या वो होता है जिनका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। उसे ही हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। 1 के साथ में सारे नंबर तो को प्राइम ही बनेंगे। 1 3 हाईएस्ट कॉमन तो 1 ही है, ज़रूरत ही नहीं है।
समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक तो और। ये आपके एग्जांपल आ गया, जैसे 9 और 20। 9 की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 9 को हम लिखते हैं 3 × 3, 20 को हम लिखते हैं क्या, 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 5 × 20। क्या कॉमन है? कुछ नहीं। सिमिलरली आप देखिए 5 और 12, अगर एक प्राइम नंबर है, कोई भी दो नंबर है उनके बीच में अगर एक प्राइम है तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही हो जाएंगे, बस उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 5 और 10 ले लिया, ये प्राइम तो है लेकिन ये उसका मल्टीपल है 5 का, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। अब यहाँ पर भी 11 और 27 ये भी को प्राइम हो जाएंगे। तो डिजिट हो गया आपके 0 1, जबकि उसी से क्या बना, ये 1। अब देखिए 1 0 ये 10 नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर ये 1 0 जो है वो है 2, 1 1 जो है वो 3 है, ये आपका 4 हो गया, ये हो गया 5। ये बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम एक अलग से क्लास लेंगे और उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का। बढ़ते हैं आगे। यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। यहाँ पर इससे यह मतलब है कि हमारी कितनी तरह की संख्याएं होती है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन और ऑड नंबर, इस तरह से। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, देन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या, जैसे कि हमें ये पता करना होता है कि कोई संख्या 2 से विभाजित है, डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है नहीं है, 7 से डिविजिबल है नहीं है, 11 से डिविजिबल है नहीं है। तो ये जो है वो हमारा कहाँ से पता चलेगा, डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणजों की संख्या हमें निकालना है। जैसे कि देखिए अभी फैक्टर्स की हम बात करेंगे तो नॉर्मली हम अभी बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक नंबर है 6, ठीक है। 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा क्योंकि 1 से 6 डिविजिबल होता है, ऐसे ही 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और ऐसे ही 6, यानी कि ये 4 हो गए। बट ज़रा सोचिए अगर 720 के ऐसे ही बोल दिया जाए फैक्टर्स निकालने का, तो क्या आप ऐसे काउंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो चीज़ हमें कहाँ से मालूम चलेगा, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने से। यहाँ पर और भी पूछा जाता है कि इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे और ऑड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का। अब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या हो गया कि आपका जैसे कि एक नंबर है 1000, ठीक है, ये ज़ीरो है और ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो जो राइट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट होती है उसके बाद राइट साइड में जितने ज़ीरोज होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज। इसको अलग से समझाते हैं। जैसे कि एक नंबर मान लीजिए आपका 3010 है, 3010, ठीक है। राइट साइड से देखा जाए तो यही आपकी कौन सी होगी, एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और उसके बाद ज़ीरो कितने हैं, एक। इस ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। बात करेंगे अगर जैसे कि 70 की, तो यहाँ पर एक ज़ीरो होगा। बात करेंगे हम अगर 900 की तो कितना हो जाएगा, 2 ज़ीरो हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बात करते हैं जैसे कि 1000750, तो यहाँ पर एक ही ज़ीरो होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात करेगा तो 1 ही होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। अब इकाई अंक क्या होता है, जैसे कि अगर 3758 ये एक नंबर है, इसमें ये जो है यही होता है क्या आपका इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट। तो उसमें जैसे रहता है आपका 3572 × 199, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यही चीज़ हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नंबर है 191 इंटू आपका हो गया कितना, ऐसे 1920, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं अगर 19 से,
तो रिमाइंडर कितना आएगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा, वही चीज़ हमें रिमाइंडर थ्योरम से पता करना है। अब या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आ रहा होगा उसको 19 से डिवाइड करेंगे, तब जाके रिमाइंडर पता करेंगे। सोचिए कितना बड़ा प्रोसेस है। तो हमें वैसे नहीं करना है, मैं जो भी करना है वो प्रोसेस आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। अभी वर्ड प्रॉब्लम में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता दें कि आपका जैसे रहता है कि टैक्सी वालों का क्या रहता है कि एक फ़िक्स प्राइस रहती है कि आप 2 कदम जाओ या फिर 4 कदम जाओ, इतना जाओ चाहे इतनी डिस्टेंस जाओ, आपको 25 तो मिनिमम देना ही है। इसके बाद हर 1 किलोमीटर का उनका अलग चार्जेज होता है। तो क्वेश्चंस उसी पे बना हुआ रहता है कि जैसे अगर 10 किलोमीटर गया तो इतना चार्ज दिया, 15 गया तो इतना दिया, तो 20 जाएगा तो वो कितने रुपए चार्ज करेगा। तो इस तरह के एक एग्जांपल है ये। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी नंबर सिस्टम के अंडर में ही आता है। तो वो आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अभी फ्रैक्शन में बहुत सारा रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक रहेगा कि 7/13 और ऐसे ही रहेगा आपका क्या, मान लीजिए 17/41। अब पूछेगा कि इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये चीज़ें होती है। इसके अलावा और भी रहता है कि जैसे एक दे दिया रहेगा कि 3/1/2 प्लस आपका 37 और 1/7। अब इनको ऐड करना होगा, तो क्या करेंगे आप, अब इसको सॉल्व करके एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर मिक्स फ्रैक्शन करेंगे, तो वो प्रोसेस गलत होगा। वैसे हमें नहीं करना है, वो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम लेके जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये फ्रैक्शन देखेंगे, उसको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद से एक इसी से रिलेटेड है, वो है आपका क्या, एलसीएम और एचसीएफ। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, अलग टॉपिक हो जाता है, बट हम क्या करेंगे कि इसको इसी में कवर कर लेंगे, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया आपका क्या, एलसीएम और एचसीएफ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की लिस्ट एक बार देख लेते हैं कि वो कौन कौन से नंबर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या है, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी अभी ये सारे लिस्ट में नंबर्स जो आएंगे वो सब के सब आपके रियल नंबर में ही आएंगे। इमेजिनरी जो है एक अलग होता है, जो भी 11th-12th में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, उनको मालूम होगा। एक आता है टर्म आयोटा, जिसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है √/-1। या फिर अगर ये नहीं याद होगा तो ये तो याद जरूर होगा कि I² होता है -1। ये आपका होता है क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और आपका जो बैंक और एसएससी है, बैंक और एसएससी में इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो ये एक तो बला आपकी टल गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद से हम देखेंगे क्या, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसको हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। इसके अलावा आपका आता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, यह आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, हम पूर्णांक की बात करेंगे यहाँ, इंटीजर्स। इसके बाद पढ़ेंगे ऑड एंड इवन नेचुरल नंबर यानी कि सम और विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर क्या, प्राइम और कंपोजिट नंबर यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य और भाज्य। यह अभाज्य भी बोला जाता है और ऋण संख्या भी बोला जाता है प्राइम नंबर को। तो हिंदी वाले ध्यान देना, आपको अगर ऋण भी बोले तो प्राइम नंबर समझना है, और अभाज्य भी प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है, इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं
और क्या होगा, अब आएगा आपका को प्राइम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये टर्म आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। कई जगह इसका यूज आएगा। अभी क्लासेस जो चलेंगे उसमें मैं कई बार कई जगह पे को प्राइम यूज़ करूँगा, तो ये ध्यान से आप पढ़ना जब भी को प्राइम बताऊँगा। इसके बाद ये ट्विन प्राइम और कजिन प्राइम, ये अलग चीज़ है, इसमें हम इन्वॉल्व कर ले रहे हैं कि इससे भी आप परिचित रहें। कहीं पे दे दिया तो ये ना हो कि ये क्या आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम बात करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर की, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन का जो लास्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो है टर्मिनेटिंग, इसको हिंदी में शांत संख्या, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम अशांत संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात की। अब यहाँ पे डिजिट और नंबर के बीच में डिफरेंस की बात की। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, ये चीज़ बात हुआ यहाँ। और यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में किन किन नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है, वो चीज़ कवर हो गया। तो ये आप बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम का एक सिलेबस हो गया, जिसको हम आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में इसको कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। ये बिल्कुल ही आपका क्या है, बेसिक है। जिसको मैथ्स नहीं आता है उसको भी अब आने लगेगा। तो मैथ्स बहुत ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इससे लगाव रखोगे तो ये भी लगाव रखेगा, लेकिन अगर आप इससे दूरी बनाएं तो ये भी आपसे दूरी बना लेगा। और रिलेटिव स्पीड, आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि कितना दूर भागेगा ये, कितने जल्दी। ठीक है, सो बेटर है कि आप मैथ से थोड़ा लगाव रखें। और हम आगे पढ़ते हैं। अब आज की क्लास का पहला टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, और वो जो होगा आपका रहेगा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। 1 बाय 1 हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यानी कि हम प्राकृतिक संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हम नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं द नंबर विच इज़ यूज फॉर काउंटिंग एनीथिंग। जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब ज़रा ये समझिए, डिफिनेशन तो हो गया, बट ये क्या है, गिनना नहीं गिनना। तो मैं एक बता दूं, जैसे कि आप लोग तो नॉर्मली ऐसे सुनते रहते होंगे ना कि आसमान में 0 चिड़िया उड़ रही है। आज मैं -2 रोटी खा के आया हूँ, सुने हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। सीधे बोल देंगे कि चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही है, एक भी चिड़िया आसमान में नहीं है। हमने रोटी नहीं खाया, अब -2 रोटी क्या निकाल के आया क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ हम नहीं बोलते हैं। हमें क्या है, कुछ भी बोलेंगे तो आसमान में क्या होगा, मिनिमम एक चिड़िया उड़ रही होगी। रोड पे गाड़ी चल रही है तो 1 गाड़ी चल रही है, 2 गाड़ी चल रही है, 5 गाड़ी चल रही है, -2 गाड़ी नहीं चलेगी रोड पे। ठीक है, यह 0 गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही है ऐसा बोला जाएगा, या 1 गाड़ी चल रही है ऐसा बोला जाएगा। तो उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। आई होप कि समझ गए होंगे कि काउंटिंग ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या हुआ। यह किसी भी चीज़ को गिनने के लिए उपयोग करने वाला संख्या जो है वो क्या हुई, आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और होल नंबर, अब होल नंबर में क्या होगा, ये जो है जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब के सब होल नंबर भी होते हैं। सिर्फ इस नेचुरल नंबर में हम एक 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। कौन सी बन जाती है, ये पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो 0 से लेके 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये भी अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर जो कि बहुत बड़ा है, जहाँ तक हम काउंट भी नहीं कर सकते, ये बोला जा सकता है। हाँ, लेकिन इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है। अब जहाँ भी हो, जितना भी बड़ी हो, जो भी कंसिडर करेंगे, बट है, एक नंबर है वो। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हो गया क्या, आपके नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो होल नंबर, अब देखिए यहाँ पर बोला जाएगा अगर कि मिनिमम जो है, यह सबसे स्मॉलेस्ट जो
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात की है तो वो क्या होगा, 1। जबकि जो स्मॉलेस्ट आपका होल नंबर की बात किया जाए तो क्या होगा, 0। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम पहुंचते हैं किस पे, इंटीजर पे, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाएगा पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हम सारे पॉजिटिव नंबर्स की बात कर लिए थे नेचुरल नंबर में, होल नंबर में हम ज़ीरो और पॉजिटिव की बात कर लिए थे। अब यहाँ इंटीजर में बात करेंगे निगेटिव और निगेटिव के अलावा ज़ीरो और ज़ीरो पॉजिटिव, यानी यहाँ पे निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव सभी नंबर्स जो हैं वो इंटीजर बोले जाएंगे। अभी तक हम बात ये नहीं कर रहे हैं 1.2 और 3/2, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये डेसिमल हुआ, ये आपका फ्रैक्शन हुआ, तो अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी कंप्लीट नंबर्स की बात कर रहे हैं, या तो वो निगेटिव में हो या तो पॉजिटिव में हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर की, तो वो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, निगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगा ये, और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। आई होप कि आप इन तीनों को समझ गए होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और अगला जो है आपका वो है ऑड नेचुरल नंबर। मैं नेचुरल नंबर इंक्लूड किया हूँ, इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि इवन नंबर में फिर कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए अभी ऑड नेचुरल नंबर क्या, जो भी नंबर है उसके अगर एंड में, यानी कि उसका यूनिट डिजिट जो है वो आपका अगर 1, 3, 5, 7 और 9 है, तो वो हो जाएगा क्या, आपका ऑड नंबर। दूसरे टर्म में ये बोल सकते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम ऑड बोलेंगे, लेकिन अभी डिविजिबिलिटी नहीं पढ़े हैं, तो हम इसकी बात करते हैं कि एंड में जो है आपके, जैसे कि एक नंबर है, मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 1 और 9। हमें क्या देखना है, सिर्फ ये यूनिट डिजिट, ये कितना है, 9। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे पहले क्या है, अगर 9 है इस लिस्ट में है वो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर। ठीक है, यानी कि आपका हिंदी में बोला जाएगा इसको विषम संख्या। तो ये होती है विषम संख्या। अब इसके बाद से हम आएंगे किस पे, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर जो है आपका कहाँ से होता है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। अब यहाँ पर जैसे नंबर है उसका क्या होगा, यूनिट डिजिट जो है वो होना चाहिए क्या, या तो 2 हो, नहीं तो 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर 0 हो। जैसे कि एक नंबर मान लीजिए 10130, बिल्कुल ये 0 है, ये आपका इवन होगा। इसके अलावा जैसे कि 19857 8 क्या है आपका, इवन नंबर, तो पूरा नंबर ये इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात किया जाए तो आपका ये 2 को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है। 0 जो है आपका एंड वैल्यू होनी चाहिए, यानी यूनिट डिजिट होना चाहिए, तो आपका इवन नंबर आता है। सिर्फ हम 0 की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आता है आपका एक प्राइम नंबर, जो कि होता है क्या, अभाज्य संख्या। इसकी अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर विच इज़ ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। वह संख्या जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उन्हें ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं, उन्हें ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ आता है कि आपका 0, तो 0 तो ऐसे ही नहीं होता है, किसी से डिविजिबल ही नहीं होता है, तो हम 0 को ऐसे ही कैंसिल आउट कर देंगे। बात आएगा अब अगला 1। 1 जो है 1 से डिविजिबल होता है, 1 जो है वो इटसेल्फ 1 से डिविजिबल होता है, जबकि हमारा प्राइम नंबर का डेफिनेशन बोलता है कि 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए जिनसे डिविजिबल हो। और इसने क्या किया, डेफिनेशन को ही कंट्राडिक्ट कर दिया, तो 1 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 0 और 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और ये जो है प्राइम नंबर तो नहीं होता है, और प्राइम नंबर होता है कौन सा है, तो ये होता है आपका 2 से स्टार्ट होता है। 2 जो है इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है
जो कि इवन नंबर भी होता है। इसके अलावा आप जो भी देखेंगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन, सब के सब क्या होंगे आपके ऑड नंबर ही होंगे। तो अगर बात किया जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो होगा 2। बात किया जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो भी होगा 2। बात किया जाएगा स्मॉलेस्ट क्या ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम मतलब ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये वो संख्या है जो कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। सबसे बड़ी तो क्या है इन्फिनिटी ही होगी, वो तो नहीं मालूम है। हाँ, इवन की अगर इस लार्जेस्ट भी बोले तो ही 2 ही होगा, क्योंकि ये इकलौता है। अगर बोल दिया जाए कि लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, यानी सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो क्या होगा सिर्फ 2, क्योंकि यह इकलौता ऐसा है जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या यानी कि आपका क्या होगा, वो नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी थर्ड नंबर से डिविजिबल हो, उसे ही हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। द नंबर विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एन अनदर नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज कंपोजिट नंबर। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे ही हम कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वो आएगा कौन सा 4। 4 जो है वो आपका क्या है, ये एक इवन कंपोजिट नंबर है। वैसे ही 6, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट क्या बोला, ऑड और कंपोजिट, तो ऑड भी होना चाहिए कंपोजिट भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको 9, तो 9 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट बोले तो 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रेशनल नंबर को। और रेशनल नंबर यानी कि हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वह संख्या जिसे हम p बटे में q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त है, यहाँ पर क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखता है भाई, ये चीज़ तो समझने वाली बात है। ये क्या ऐसे देखने के लिए लिखा है, बिल्कुल भी नहीं। इसका रीज़न होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता होगा कि थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री या फिर π/2 ऐसे दे देता है। ये सब चीज़ें क्यों देता है, कई बार अलजेब्रा में आप जाते होंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि a नॉट इक्वल टू b, इधर ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो वो तो ध्यान नहीं देते होंगे। ऐसे ही नहीं रहता है, उसका रीज़न रहता है। ज़रा सा पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों बोला है। अब एक चीज़ बताइए कि 0/0, 0/0 जो है वो कितने के बराबर होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे 1/0, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बात करेंगे हम 0⁻0, इसकी वैल्यू क्या होगी। बात करेंगे हम अगर ∞/∞, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। है जवाब, जैसे कि अगर 1/1 हम बात करते हैं तो 1 होता है, 5/5 बात करते हैं तो भी 1 होता है, तो 0/0 1 होना चाहिए क्या, नहीं, नहीं होगा यहाँ, इन्फिनिटी नहीं होगा यहाँ। तो 1/0 ये क्या इन्फिनिटी के बराबर होता है, नहीं, तो फिर किसके बराबर होता है। देखिए 9th क्लास में आप सब लोग पढ़े होंगे एक चीज़, एक टर्म आया था नॉट डिफाइन।
ये नॉट डिफाइन जो टर्म आया था वो टर्म पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। वह संख्या जिसे हम क्या परिभाषित ही नहीं कर सकते, वो होते हैं ये सब। क्या कोई ऐसा है जो कि जीरो का टेबल पढ़ के वन ला दे? इन्फिनिटी टाइम्स ही ला सकता है क्या? जैसे देखिए अभी मैं इसको गलत प्रूफ कैसे करता हूँ। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू क्या, 0 इंटू इन्फिनिटी। 1 इज इक्वल टू क्या, 0 से इन्फिनिटी में अगर मल्टीप्लाई हो, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है 0, और 1 0 के बराबर है। क्या ये है? नहीं है। जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब ये चीज़ें क्या होती है, तो यही होता है आपका 0/0 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका आएगा क्या, 1/0 भी क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ये भी नॉट डिफाइन होता है। और वैसे ही 0 की पावर 0 भी नॉट डिफाइन होता है। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो वो 1 के बराबर, जैसे कि 5 की पावर 0 जो है वो होगा क्या, 1 के बराबर। 7 की पावर 0 की बात करें तो भी होगा वो 1 के बराबर। लेकिन 0/0 की बात करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात करते हैं ज़रा ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये तो 1 दिख रहा है लेकिन नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि इन्फिनिटी प्लस 7 क्या होगा, ये भी तो एक इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उसमें 7 जोड़ दिए तो ये भी बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाला था वो इन्फिनिटी प्लस 7 है, नीचे वाला इन्फिनिटी है। क्या वैल्यू आ पाएगी? नहीं। अच्छा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, ये भी तो इन्फिनिटी होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो इन्फिनिटी है आपका ये वाला, वो इन दोनों का प्रोडक्ट था। तो यहाँ पर इससे हम डिवाइड करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, तो मालूम कर पाएंगे? नहीं। तो ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब अंतर है, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ये जो है एक ऐसा नंबर है जो बहुत बड़ा है, एक ही नंबर नहीं है वो, कोई भी नंबर जो बहुत ही बड़ा है बट एग्जिस्ट कर रहा है वो। नॉट डिफाइन क्या है, ऐसा नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं जिस नंबर को, जो नंबर होता ही नहीं है वही होता है आपका नॉट डिफाइन। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, एक बार 9th क्लास का एनसीईआरटी वापस से पढ़ लेना मन करे तो। ठीक है, तो हम अब अपने टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या रेशनल नंबर क्या है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ गया तो क्या होगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब हम परिभाषित ही नहीं कर सकते तो कैसे बताएंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल है? जो एग्जिस्ट ही नहीं करता नंबर तो हम कैसे बताएंगे कि वो रेशनल है कि इरेशनल? नहीं बता सकते ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब मान लेते हैं एक नंबर है आपका 2/5। ये रेशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 क्या हो गया p, 5q, और 5 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि 5 की, तो क्या ये है? हाँ बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि 5 के अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं। कोई भी अगर एक इंटीजर है तो उसके अपॉन में 1 अंडरस्टूड होता है। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है आपका, क्या ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो इसके साथ साथ में क्या क्या अंडरस्टूड होता है वो चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे कि 5 के अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं, ये गिफ्टेड होता है। 5.000 जितनी मर्जी उतने ज़ीरो हम लगा सकते हैं, 5 के बाद डेसिमल लगा के। 5 से पहले जितनी मर्जी उतना हम ज़ीरो लगा दे, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 5 है तो 5 के सामने में प्लस साइन होता ही होता है। अगर 5 है तो इसमें पावर 1 होता ही होता है। ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, इसके साथ में ये रहता ही रहता है। तो हम बात करेंगे अगर 5 की, तो 5/1 हो जाएगा ये, जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो बिल्कुल ये भी एक रेशनल नंबर है। बात करेंगे हम अगर यहाँ पे जैसे कि 1.2 की, ये भी है, क्योंकि 1.2 बोले तो आपका क्या हो जाएगा, 12/10 यानी कि 6/5।
सिंप्लीफाई कर देंगे 6/5 हो जाएगा। ये आपका P अपन Q के फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक 1.2 रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ये जैसे कि हैं आपके 1/2 हो गया, 0.8 हो गया, 22/7 और 3.14। बिल्कुल ये 22 अपॉन में क्या 7, तो P अपन Q है। 3.14 इसको हम 314 अपॉन में 100 लिख सकते हैं। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं कितना, ऐसे 157/50। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P अपन Q के फॉर्म में है और ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इसका क्या है, द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q। वह संख्या जिसे हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये जरूरी है बोलना, उन्हें ही हम इरेशनल बोलते हैं। अब ये है क्या, एक जैसे कि आपका √2, जैसे कि √3, जैसे कि √5, √4 नहीं कर सकते। √4 की बात करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 4, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, रेशनल। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके अलावा जितने भी नंबर्स है, अगर उसको √ में हम रखेंगे तो इनकी जो वैल्यू आती है वो एक इरेशनल नंबर आती है। अब कोई बोलेगा कि हम √5/1 लिख देते हैं, तो ये इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, हमें इसको पहले इंटीजर के फॉर्म में करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लिख दें कि 1.41, तो इसके बाद भी आते रहते हैं, अभी डेसिमल के बाद डिजिट्स आते रहते हैं, तो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है आपका क्या, पाई। √2, √3, अब पाई, फिर भैया ये पाई इज इक्वल टू कितना लिखते थे, 22/7। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। तो फिर पाई का वैल्यू क्या है, देखिए पाई की वैल्यू जो है वो अलग है, 22/7 की वैल्यू जो है वो अलग है। ये डेसिमल के कुछ डिजिट तक सिमिलर होते हैं, जबकि एग्जैक्टली पाई की वैल्यू इरेशनल है, जिसकी वैल्यू आज तक नहीं निकाली जा सकी है। ठीक है, और पाई की वैल्यू जो है, पाई जो है नॉट इक्वल टू होता है 22/7 और नॉट इक्वल टू होता है 3.14। बट यह है कि हम डेसिमल के 2 डिजिट तक अगर बात करें तो 3.14 को कंसीडर कर लेते हैं, या फिर थोड़ा और भी आगे देखते हैं तो 22/7। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब भी मेंसुरेशन में आएगा तो वहाँ पर हम 22/7 ही लेंगे। अब वहाँ पर मत बोलने लगा कि सर आप ही बोले थे कि पाई नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, ये नहीं है, बट हमें जब सॉल्व करना होगा तो सॉल्यूशन के लिए इसके नियर बाई में यही एक फ्रैक्शन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप ये आपका रेशनल और इरेशनल बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है आपका, किसका, नंबर सिस्टम का। तो इन दोनों को समझिए, इन दोनों का फिर से यूज आने वाला है आगे, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक नंबर्स हैं, लेकिन उनको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें अभी और भी समझनी होगी। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को समझने से पहले अभी हमें ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, मल्टीपल्स, फैक्टर्स और कोप्राइम। कोप्राइम जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं वन बाय वन। बात करते हैं हम पहले मल्टीपल्स की, यानी कि गुणांक हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब गुणांक क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है कि जैसे हम बात करेंगे, एक नंबर ले लें 12, तो 12 से जितनी संख्याएं विभाजित होती हैं, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर इज नोन एज मल्टीपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। यानी कि 12 से ये 12, 24, 36, 38 ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही, कंप्लीटली ये डिविजिबल है, यानी इसका ये
क्या आएगा, टेबल में आएगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। टेबल में जरूरी नहीं है कि 120 तक ही, सिर्फ 12 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, 12 से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे उसके। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि वो सारी संख्याएं, वो सारे नंबर जो एक पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे मल्टीपल 12 लिए थे, वैसे ही 12 के फैक्टर्स ले लेते हैं। अब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ से भी सभी नंबर डिवाइड होते हैं, चाहे वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, क्योंकि दिख रहा होगा 12 से भी और 1 से भी। इसके अलावा किस किस से ये होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से और 6 से। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपके 6 नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम फैक्टर समझ गए, तो फैक्टर के बाद एक टर्म आता है फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंडन। अब गुणनखंडन क्या होता है, हम इसी नंबर को उसके जो फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं कि उनके जो फैक्टर्स हैं, जो भी गुणज हैं, उन गुणजों के आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल के रूप में, मतलब उनका मल्टीप्लाई करके और तब लिखते हैं। गुणनफल जो है वो पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं कि 1 इंटू 12 ये 12 होगा, या लिखे अगर 2 इंटू 6 तो ये भी 12 होगा, या फिर हम लिखे 3 इंटू 4 तो भी 12 होगा। और ये सब के सब क्या हैं, इसके फैक्टर ही हैं। लेकिन इसको हम बोलते हैं क्या, फैक्टराइजेशन, कि 1 इंटू 12 फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 6 फैक्टराइजेशन है, 3 इंटू 4 फैक्टराइजेशन है। इसके अलावा एक आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन समझ गए, जो कि फैक्टर से बना था फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन समझ चुके हैं, प्राइम नंबर हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन समझना आसान है। पहले तो हमें क्या, जैसे 12 की ही बात करें, 12 को लेंगे लेकिन 12 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। बट ध्यान रहे कि वो जितने फैक्टर्स वहाँ पे यूज होंगे वो सबके सब क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। तो जैसे 12 की बात करें तो क्या हो जाएगा वो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये हो गया आपका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि इसका क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंडन। इसको हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंडन। इसको हम दूसरे भी रूप में लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे इसके बाद, और यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। अब देखिए एक वर्ड जब आ गया ये कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी कि हमें 2 या 2 से अधिक की बात करना होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 3 लोगों की, 4 लोगों की, या 3 नंबर या 4 नंबर की बात करना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर के लिए हम एक और नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम 12 लिए वैसे ही हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, 16। अब देखिए ज़रा 12 का प्राइम फैक्टराइज किए तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 का किए तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इतना। कॉमन फैक्टर की बात की जाए तो देखिए इसके अलावा एक और है 1। 1 जो है वो हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है। अदर देन 1 क्या आया, 2 और 4। 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है, 16 को भी करता है, 4 12 को करता है, 16 को भी करता है। लेकिन इसके बाद एक ज़रूरत होती है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर हम बात करेंगे तो वो आएगा क्या, 4। अब ये निकलता कैसे है, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सा कॉमन है। ये कॉमन है, ऊपर भी है 2, नीचे भी एक 2 यहाँ पर हम ले लिए, ये ऊपर भी है, यहाँ पर भी है एक 2, ये ले लिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो ऊपर और नीचे 12 और 16 दोनों में ही है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4। यही हो गया आपका क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इतना ही समझिए। कई लोग अभी एलसीएम और एचसीएफ में जा रहे होंगे, ज़रूरत पड़ेगा वहाँ, लेकिन अगर आप अभी सीख गए तो वहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, को प्राइम की। बिल्कुल, अब आप रेडी हो चुके हैं को प्राइम समझने के लिए। तो को प्राइम जो है
वो कोई भी दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो। जैसे कि मान लो 3 और 5 में ले लिया, क्या है ये कॉमन फैक्टर है। कितने हैं इसमें, सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है। बात करेंगे जैसे और मैं कोई ले लूँ, मान लीजिए ऐसे 4 ले लिया और 9 ले लिया, तो इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर कौन सा है, सिर्फ 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका, ये आता है 2 इंटू 2, यह आता है 3 इंटू 3, क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो कॉमन फैक्टर 1 आ गया। यही होता है आपका क्या, को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो होता है जिनका जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, उसे ही हम सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। 1 के साथ में सारे नंबर तो को प्राइम ही बनेंगे। 1 3 हाईएस्ट कॉमन तो 1 ही है, ज़रूरत ही नहीं है, समझ के, ठीक है। चलिए अब हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक दो और। ये आपकी एग्जांपल आ गया, जैसे 9 और 20। 9 की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 9 को हम लिखते हैं 3 इंटू 3, 20 को हम लिखते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। क्या कॉमन है, कुछ नहीं। सिमिलरली आप देखिए 5 और 12, अगर एक प्राइम नंबर है, कोई भी दो नंबर है उनके बीच में अगर एक प्राइम है तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही हो जाएंगे, बस उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 5 और 10 ले लिया, ये प्राइम तो है लेकिन ये उसका मल्टीपल है 5 का, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। अब यहाँ पर भी 11 और 27 ये भी को प्राइम हो जाएंगे। यहाँ पे दो और नंबर हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, एक है आपका ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में क्या बोला हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर इज 2। दो लगातार आपकी अभाज्य संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 2 है, तो वो ट्विन प्राइम हो जाएंगे। जैसे कि 3 5 ये दोनों हो गए, वैसे ही 5 7 भी हो जाएंगे, वैसे ही आपका 11 और 13 भी हो जाएगा, वैसे ही आपका 29 और 31 भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो दो लगातार प्राइम नंबर्स जो हैं उनके बीच में अगर डिफरेंस आपका 2 है तो आपके क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम। इसके बाद एक आता है आपका कजिन प्राइम, ठीक है। अब कजिन प्राइम में क्या होता है, जो दो नंबर है प्राइम नंबर, वो भी कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, यानी कि उनके बीच में दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो उनका अगर डिफरेंस 4 है तो वो आपके हो जाएंगे क्या, कजिन प्राइम। जैसे कि आपका क्या आता है, 11 के साथ में एक 7, यानी कि 7 और 11, 7 और 11 जो हैं लगातार हैं तो प्राइम नंबर्स, और इनके बीच में डिफरेंस भी 4 का है। ऐसे ही आपका 13 आ जाएगा और 17 हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे आपका 37 आ जाएगा और 41 आ जाएगा, ये भी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके कजिन प्राइम, ठीक है। इसके अलावा भी एक आता है आपका, वो होता है सेक्सी प्राइम। अभी सेक्सी प्राइम क्या होता है, सेक्सी प्राइम में डिफरेंस जो है वो हो जाता है 6, सिर्फ यही होता है और कोई नहीं है। जैसे कि उसका एग्जांपल आपका 23 और 29, इनके बीच में कोई है क्या, प्राइम नंबर नहीं है, डिफरेंस कितने का है, 6 का, तो ये क्या हो जाएंगे, सेक्सी प्राइम। वैसे ही आपका 31 और 37 ये भी हो जाएगा सेक्सी प्राइम, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या, एक परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, और फैक्टर्स से रिलेटेड होता है ये। तो सम ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, देख लेते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक नंबर, मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका एक नंबर है और वो नंबर है कौन सा, 6। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो हमें क्या करना है कि इटसेल्फ मतलब इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम अगर 6 के बराबर है तो 1 + 2 + 3 6
बिल्कुल। तो 6 जो है वो पहला परफेक्ट नंबर होता है। इसके अलावा एक और होता है और वो है आपका क्या, 28। कौन कौन सा रहता है, जैसे 1, 2, 4, 7 और 14। 28 नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28। 28 भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी कौन कौन से हैं। जैसे ये आपका हो गया एक 6, 28। ऐसे ही अगला जो परफेक्ट नंबर होता है वो होता है 496। उससे अगला 8128 और उसके बाद जो आता है वो 33550336। ये आपके फर्स्ट 5 परफेक्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ये पूछ देता है। आप देखिए ये 3 आप याद रखो, हो सकता है कि पूछ दे, ऑप्शन में दे दे कि 3, ये 3 रहेंगे और एक चौथा नंबर होगा, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो अगर आपको ये तीनों नंबर याद है तो चौथा टिक करके और आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, और अब बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की। टर्मिनेटिंग जो वर्ड है वो आया है कहाँ से, टर्मिनेट से। टर्मिनेट यानी कि रुक जाना। जैसे कि एक टर्मिनल हो गया, टर्मिनल जैसे कि आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या होती है, ट्रेन आती है और आके यहाँ पे रुक जाती है। जैसे कि ये कौन सी आई, हैदराबाद से आई, रुक गई। ये आपकी बलिया से गई और जाके वहाँ पे रुक गई। ये आपकी अहमदाबाद से आई, रुक गई, और ये चेन्नई से आई, चेन्नई एक्सप्रेस, और आके रुक गई। तो यानी कि यहाँ पे रुक के वो कहीं और नहीं जा रही है, तो वो क्या हो गया, टर्मिनल। जबकि अगर बात किया जाए, मान लीजिए हम बात करते हैं लखनऊ जंक्शन की, तो क्या होता है, ट्रेन यहाँ से आती है और ये रूट में जाती है, इस रूट से आई, इस रूट से निकल गई, तो ये जंक्शन हो गया। जबकि टर्मिनल यानी कि हर तरफ से ट्रेनें आके और वहीं पर रुक जाती है, वहाँ से क्रॉस होके आगे नहीं जाती, रिटर्न वहीं से होती है। वैसे ही यहाँ पे भी डेसिमल की हम बात करते हैं, टर्मिनेट हो जाना यानी कि रुक जाना, इसको हिंदी में हम शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसके डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को क्या बोलेंगे, द डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर यानी कि निश्चित डिजिट ही हो। जैसे आपका ये 5.0, हम ये क्यों लिए, क्योंकि अगर 5 है तो हम 5 को 5.0 लिख सकते हैं, इसलिए मैं 5.0 लिया हूँ। ठीक है, अब ये 0.00234 रुक गया, इसके बाद कुछ नहीं है। यह आपका 3.14 स्टॉप हो गया, आगे कुछ नहीं है। 1.125 फाइनाइट हो गया। अब ये फाइनाइट फिर यहीं तो होते हैं, नहीं इसके अलावा क्या होता है दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका 0.3333 ऐसे जाता है। ये क्या 1/3 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ऐसे ही जाता है, जिसे हम 0.3 पर बार लिख देते हैं। तो यही जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है। टर्मिनेटिंग इस तरह के होते हैं, समझ गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अभी बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि द डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल नंबर। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं नंबर दे दिए यहाँ पे एक कोई भी कि 7/25 फ्रैक्शन हो गया, अगर इसको बोल दिया जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम कैसे मालूम करेंगे। जैसे दे दिया जाए कि 7/70, जैसे कि दे दिया जाए इसके अलावा आपका मान लीजिए 89/75, दे दिया जाए कि 1/125, दे दिया जाए 1/90, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको क्या करना है कि जैसे आपका है, आपका एक नंबर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 100 कितना है 250,
इसकी हम बात करेंगे कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप पिछली स्लाइड में जाके आप देख सकते हैं क्या करते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हो, या फिर सिर्फ 2 की पावर n के फॉर्म में हो, या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में हो, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आना चाहिए। कोई भी अगर आ गया, कोई डिजिट, कोई भी प्राइम नंबर आ गया, तो वो सीधे सीधे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ज़रा देखिए, अब हम 1/250 की बात करें। 250, अगर 250 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। बिल्कुल, यह है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ऐसे ही और भी नंबर्स हैं, लेकिन जैसे अगर 1/90 की बात करें तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये 3 आ गया, अदर देन 2 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आया। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पहचानने का तरीका हुआ कि आप क्या करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर। अब जैसे मैं दे दूं एक नंबर आपका कि 3/, ठीक है, और इसके बाद से है 75, क्या ये है, तो इसको तो हम लिखेंगे 3 इंटू 5 की पावर 2, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, एक गलती कर रहे हैं, अभी ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, अभी भी ये कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से 75 कैंसिल आउट हो सकता है। इसको हम 1/25 लिखेंगे। अब 25 को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग। तो सबसे सिंपल फॉर्म में इसको करना है पहले, तब जाके हमें डिनोमिनेटर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि उसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन, जो कि हमारा सिर्फ 2 के पावर के फॉर्म में हो, या फिर 5 की पावर के फॉर्म में हो, या फिर 2 की पावर n एंड 5 की पावर n के फॉर्म में हो, तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका डेसिमल नंबर दैट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट यही हुआ 3.17777 डॉट डॉट डॉट, ये अप टू इन्फिनिटी चलते रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं ये आपका जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हम उसकी आगे बात करते हैं, पहले टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि जो रुकता नहीं है और बार बार आते रहता है, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे कि 0.3333। अब इसका आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे दे देता है क्वेश्चन आपका कि 0.3 बार को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको बताते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि n की जो वैल्यू है वही है क्या, n की वैल्यू आपकी 0.3 पर बार। ठीक है, अब 0.3 के बार हुआ, यानी कि अच्छा एक चीज़ देखिए, 0.3 पर बार अगर इंटू हम इसमें 10 करें तो इसको हम 3.3 पर बार लिख सकते हैं। 3 से 33 कैसे है ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये देखिए 333 आते रहेगा और डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका 3.3 पर बार हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका यह आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे अब इसमें हम क्या, अगर बात करें यहाँ पे 10n की, तो वो क्या हो जाएगा 3.3 पर बार। ठीक है, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कि ये चीज़ आता कैसे है, फिर हम शॉर्टकट में बात करेंगे कि शॉर्टकट में जल्दी से हम कैसे मालूम कर लेंगे कि इन नंबर्स का
फ्रैक्शन में क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 10n इज इक्वल टू 3.3 बार में से हम माइनस करेंगे n इज इक्वल टू 0.3 बार को। या आप माइनस करेंगे 3 बार से 3 बार कैंसिल, ये 3 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 9n, यानी कि n इज इक्वल टू आपका 3/9 जो होता है 1/3। 1/3 आ गया, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.333। समझ गया। ज़रा सा और आगे हम लेते हैं, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। ऐसे ही आपका मान लेते हैं 0.25 पर बार है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 पर बार है, इसको क्या करते हैं हम 100x करेंगे, 100n करेंगे, सॉरी, क्योंकि हम x तो लेते ही नहीं है। तो 100n यानी कि 25.25 पर बार। n यहाँ हो जाएगा, वो होगा क्या, 0.25 पर बार। दोनों माइनस करेंगे, ये आ जाएगा कितना आपका 99। n इज इक्वल टू कितना 25, यानी कि जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना 25/99। समझ गए। इसी तरह से अगर हम आगे बात करेंगे, जैसे 0.123 पर बार है, इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कितना 123 अपॉन में कितना 999, 999 लिख सकते हैं सीधे सीधे। जितने नंबर्स हैं आपके, ये जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन पे बार है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे अभी एक है आपका, मान लीजिए कि 0.03 पर बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/99, क्योंकि 2 पे बार है। अभी तक हम ऐसे ही नंबर्स की बात कर रहे हैं जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद से बार लगा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं उसका। जैसे कि आपका मान लेते हैं 0.13 और सिर्फ 3 पर बार है, तो यहाँ से हम सबसे पहले ये मान लेते हैं आपका n इज इक्वल टू है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, बार को डेसिमल के जस्ट बाद लेके आते हैं, यानी कि 10n इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 पर बार। फिर हम 3 को वापस से जितने पे बार होगा उसको भी डेसिमल से पहले लेके आएंगे, तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100n कितना हो जाएगा 13.3 पर बार। यह आ गया, देखिए ये आया आपका डेसिमल के बाद 3 पर बार, ये भी आ गया डेसिमल के बाद 3 पर बार, यानी कि हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 100n इज इक्वल टू 13.3 पर बार। इसमें से हम माइनस कर देंगे 10n और ये हो जाएगा कितना 1.3 पर बार। यह आएगा कितना 12 और इधर जाएगा कितना 90 n इज इक्वल टू 12, यानी n इज इक्वल टू आपका 12/90। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में आप समझ चुके होंगे। शॉर्ट में कैसे, देखिए जैसे कि 0.7 पर बार है, एक ही डिजिट है, इसको हम सीधे लिख देंगे 7/9, जितने नंबर्स पे बार है उतना 9। ऐसे ही आपका जैसे 0.13 पर बार है, 13/2 डिजिट है, यानी कि 99। ठीक है, ऐसे ही आपका है, मान लेते हैं एक जैसे कि है 0.13257 पर बार, इसको क्या लिखेंगे 13257 अपॉन में कितना 5 टाइम्स 9, यही हो जाएगा। ये तो टाइप 1 था। टाइप 2 वाला जो था उसकी हम बात करते हैं। जैसे ये था कितना 0.13 पर बार, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपका नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स हैं पूरे, उन सबको हम लिखते हैं। जैसे कि ये कितना हो गया 13 है ना, तो अभी 013 मतलब 13 और इसमें से हम माइनस करते हैं किसको, जो बार वाला टर्म है ये, इससे पहले जितने नॉन ज़ीरो नंबर होता है, अब वो कितना है 1 ही तो है, अपॉन में कितना, अब जितने पर बार है, कितने पर बार था, सिर्फ 3 पर बार था ना, एक ही पर, यानी कि 9, और उस बार और ये डेसिमल
इनके बीच में जितने डिजिट है उतना हम 9 के बाद क्या लिख देंगे, 0। यानी आपका आ जाएगा कितना, 12/90। ये ज़रा ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद, उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूं कि 3.25, इसमें सिर्फ 5 पे बार, क्या करेंगे, पहले तो 325 लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, 5 पे ही बार है तो बार से पहले कितने हैं, 32, वो लिख देंगे। अपॉन में कितने पर बार है, तो एक नंबर पर। उस बार वाले नंबर और डेसिमल के बीच में डिफरेंस कितना है, एक ही डिजिट का, यानी 10। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा कितना, 290, आपका कितना, 93 डिवाइडेड बाई 90, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए है कि 0.1325, सिर्फ 25 पे बार है, क्या करना है, 1325 तो लिखना ही लिखना है, माइनस क्या करेंगे, ये सिर्फ 13, अपॉन में कितने पर बार है, 2 नंबर, यानी कि 99, और उस बार और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 2, यानी कि 2 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 1312 डिवाइडेड बाई 9900। इसके बाद देखते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स का एग्जांपल क्या आपका आ जाएगा, जैसे कि आपका क्या हो गया, पाई मैं ऑलरेडी एक बार इरेशनल नंबर में कंसीडर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। वैसे ही √5 और √2, तो ये जो हैं आपके इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है वो इरेशनल नंबर भी होता है। देखिए इसके अलावा एक एग्जांपल मैं ये लिख दूं, जैसे कि है 0.123, फिर 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है जिसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। 1 2 3 तो यहाँ 1 2 3 4 आ गया। तो यही जो है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो है वो होता है रेशनल, क्योंकि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में तो बदल रहे थे ना। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल, जबकि ये इरेशनल होगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कि आपका रियल एंड इमेजिनरी नंबर, जो कि हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन में लिखे थे, लेकिन इसको बाद में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रियल नंबर जो है वो आपका क्या है, जितने भी अब तक नंबर्स पढ़े, चाहे वो नेचुरल नंबर था, चाहे वो होल नंबर था, चाहे वो इंटीजर था, इवन ऑड, प्राइम और कंपोजिट, को प्राइम, या फिर आपका क्या आ गया, रेशनल और इरेशनल, या फिर आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं वही हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। वही रियल नंबर है, रियल नंबर के ही ये अंडर आते हैं। ठीक है, और इमेजनरी मैं ऑलरेडी बताया, एक बार वापस से बता देता हूँ यहाँ पर कि इमेजनरी में एक टर्म आता है, वो आता है आयोटा, जिसकी वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो होती है √/-1, या फिर हम इसको आयोटा का स्क्वायर बोलते हैं क्या, -1। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, इन सारे नंबर्स का क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब हमें डिविजिबिलिटी रूल और नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, ये सभी टॉपिक्स बचे हुए हैं। इनको हम अगले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हम जल्दी ही मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस के साथ। थैंक यू सो मच।